ओके जी, तो मैंने जो है वो आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। बताइएगा स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके फाइन। तो अब जो है हमने आपको एनालाइज के अंदर डिस्क्रिप्टिव्स के हवाले से बता दिए, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव्स में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रिप्टिव्स, एक्सप्लोर और क्रॉस टेबुलेशन 4 के बारे में मैंने आपको जो है वो बता दिए। अब मजीद जो है वो इसके अंदर ये है कि एनालाइज में हमारे पास एक और होता है कंपेयर मीन्स, ठीक है जी। कंपेयर मीन्स को हम लोग समझ लेते हैं। कंपेयर मीन्स में हमारे पास सबसे पहला जो है वो मीन्स है, इसको हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल होता है, कोई मसला नहीं होता इसमें। असल इसके अंदर जो टेक्निकल होते हैं वो होते हैं आपके पास वन सैम्पल टी टेस्ट। तो वन सैम्पल टी टेस्ट पे चले जाते हैं हम सबसे पहले। ये वन सैम्पल टी टेस्ट क्या है? ये वन सैम्पल टी टेस्ट एक्चुअल में जो हम लोग मीन टेस्टिंग सीख रहे होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो हम करते हैं मीन की, ठीक है ना। जब हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का कोर्स करते हैं उसके अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं ना, मीन टेस्टिंग, ये बिल्कुल वही चीज़ है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैं क्लेम करता हूँ फॉर एग्जांपल कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि क्या है, न्यूट्रल है। यानी ऑन एवरेज जो है वो ज़्यादातर जिन लोगों ने रिप्लाई किया है वो न्यूट्रल की तरफ है, ठीक है ना। 5 है ना हमारे पास, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री और दरमियान में न्यूट्रल। मैं कहता हूँ ज़्यादातर न्यूट्रल की तरफ है, ये मेरा क्लेम है, ठीक है जी। किसके ऊपर क्लेम चेक करना है मुझे? इंटीग्रेशन के हवाले से क्लेम चेक करना है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल पे हमने क्या वैल्यू रखी थी? न्यूट्रल पे हमने वैल्यू रखी थी, सॉरी, न्यूट्रल पे हमने क्या वैल्यू रखी थी? 3, ठीक है, 3 ले लेते हैं। अच्छा जी, न्यूट्रल पे हमने 3 वैल्यू रखी थी, हमने 3 को टेस्ट वैल्यू रख लिया, यानी कि मुझे किस पे टेस्ट करना है? यानी कि मेरा जो सैंपल मीन मुझे टेस्ट करना है, सॉरी, जो पॉपुलेशन मीन है वो मुझे किस पे टेस्ट करना है? 3 पे, ठीक है ना। कि भाई ये मेरा सैंपल है और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो कितना है? 3 है। यानी ओवरऑल जो है वो कितना है? 3 आ रहा है। ये मुझे स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे मुझे जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहा हूँ मैं। मैंने क्लेम किया था कि इंटीग्रेशन के ज़्यादातर लोगों का न्यूट्रल है ओपिनियन, ठीक है। तो मैंने 3 रख दिया है, क्योंकि न्यूट्रल की वैल्यू 3 होती है तो इसलिए मैंने, नंबर में बात की जाती है तो नंबर में बात की है भाई, ओके कर देते हैं। जब मैंने रन किया तो मेरे पास आया मीन कितना है? 3.538। ये क्या है? सैंपल मीन है, ठीक है। और पॉपुलेशन मीन क्या था? 3 रखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। अब इनका जो डिफरेंस है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है 3.538 और 3 कितना आ रहा है? 0.538। ये डिफरेंस क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है? यानी कि आसान अल्फाज में कि मीन इससे डिफरेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो हम ना, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है? द मीन इज, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है? द मीन इज, इसमें मेरे पास कोई लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा जी, मैं एम एस वर्ड पे देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो है क्या है कि द ओपिनियन of the respondents regarding integration is on average, is neutral on average, is neutral on, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। तो हमें नल हाइपोथेसिस चेक करना होता है। अब अगर हम इसको फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको लिख देंगे इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। न्यूट्रल के लिए हमने 3 लिखा तो म्यू इक्वल्स टू 3।
तो यही देख लें आप, टेस्ट वैल्यू हमने कितनी रखी है यहाँ पर, 3 रखी है, ये नल हाइपोथेसिस है। और उसका तरीका क्या होता है कि व्हेन सिग वैल्यू, जिसको हम पी वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है ना, इज लेस देन 0.05, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है जी। अब बताओ मुझे, यहाँ पर जो है वो कितनी वैल्यू आ रही है भाई, टेस्ट वैल्यू रखी है हमने 3, और सिक की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ देखना होता है आपको, यहाँ सिक की वैल्यू कितनी आ रही है 0.000। क्या ये 0.000 लेस देन 0.05 है या ग्रेटर देन 0.05 है? लेस देन 0.05 है या ग्रेटर देन 0.05 है, तो ये लेस देन 0.05 है, ठीक है। और हमने क्या रखा है, व्हेन सिग वैल्यू या पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। भाई लेस देन 0.05 है तो नल हाइपोथेसिस यानी टेस्ट वैल्यू 3, ये नल हाइपोथेसिस है, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि टेस्ट वैल्यू भाई 3 नहीं है बल्कि 3 से हटके है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिंस the sig value is less than 0.05, we reject the null hypothesis, hence the average opinion of the respondents is not neutral on average। भाई न्यूट्रल नहीं है, भाई न्यूट्रल नहीं है तो क्या है, तो आप मुझे बताओ भाई, न्यूट्रल नहीं है तो क्या है। तो अगर मीन आपका देखें न्यूट्रल से ज्यादा की तरफ आ रहा है, 3.53 की तरफ आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि लोगों का जो रुझान है वो ज्यादा किसकी तरफ है, एग्री की साइड पे। अगर 3 से कम आ रही होती मीन की वैल्यू तो कहाँ होता, डिसएग्री की साइड पे होता, लेकिन 3 से अबव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये एग्री की साइड पे है, ठीक है ना। एज द वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, the mean value is greater than 3, we can say that on average people are towards agree side। सही है भाई, राइट। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह हमने इसको टेस्ट किया है। यही चीज़ जो है वो मैं आपको एक मरतबा फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी और वेरिएबल के हवाले से। लाइक एनालाइज में गए हम, कंपेयर मीन्स, और हम चले गए अगेन वन सैंपल टी टेस्ट, और मैंने इंटीग्रेशन को हटा दिया, और मैं कहता हूँ रेलिवेंस। रेलिवेंस का चेक करना, टेस्ट वैल्यू मैंने 3 रखी, ओके कर दिया, कितना आ रहा है 3.93, और इसका भी सिग्निफिकेंस वैल्यू कितना आ रहा है 0.000, यानी कि लेस देन 0.05 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस टेस्ट वैल्यू 3, इसको हमने रिजेक्ट किया। इसका मतलब टेस्ट वैल्यू 3 नहीं बल्कि इससे हट के कुछ और है, यानी कि पीपल जो है वो न्यूट्रल की तरफ नहीं बल्कि जो है वो ग्रेटर आ रहा है मीन। उसका क्या मतलब है कि लोग एग्री की तरफ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है जी। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आया? कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, आप सोच
ओके, ये सॉफ्टवेयर मोबाइल में डाउनलोड नहीं भाई, मोबाइल में डाउनलोड नहीं कर सकते इसको। हर चीज़ मोबाइल में ही करोगे तुम लोग। कंप्यूटर खरीद लो, मोबाइल इतना महंगा खरीदते हो, एक लैपटॉप भी खरीद लो। ठीक है जी। मतलब आप देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब जब हम लोग बैचलर्स की स्टडी की तरफ जाते हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को अपने पास जो है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर रखना चाहिए। लैपटॉप में सजेस्ट करूँ क्योंकि इसमें बैटरी भी होती है, तो अगर थोड़ा बहुत लोड शेडिंग का मसला होता है तो बैटरी से काफ़ी कवर हो जाता है। तो हर चीज़ आप मोबाइल पर डिपेंडेंट ना हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी होंगी जो आपको प्रोफेशनली करनी होती हैं। प्रोफेशनली एक्सेल करना होगा, प्रोफेशनली एमएस वर्ड करना होगा, तो वो आप उसको आप मोबाइल में हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कंप्यूटर होना ही चाहिए, और कंप्यूटर पे आपकी आदत नहीं होगी तो प्रोफेशनल फील्ड में आप जाके क्या मोबाइल पे काम करेंगे हर चीज़। ठीक है, बहरहाल ये डेटा एनालिसिस वाला जो ये मोबाइल में अवेलेबल ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं वैसे ही आपको मतलब जब कोई काम वगैरह भी दिया जाता है तो स्टूडेंट्स के पास एक्सक्यूज ये होती है कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, सिर्फ एक स्टूडेंट की वजह से नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल कह रहा हूँ कि आप लोग जो है, क्योंकि प्रोफेशनल आपको रिपोर्ट्स बनाने होती है, सब कुछ करना होता है। तो प्रोफेशनली जब आपको काम करना होगा तो हैंड रिटन में काम हर वक्त नहीं होता है, टाइम भी ज़्यादा आपका वेस्ट होता है, कई जगहों पे हैंड रिटन में टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। ठीक है ना। और यू हैव टू बी मतलब लाइक यू हैव टू बी यूज टू ऑफ कंप्यूटर। तो आप रखें अपने पास, लैपटॉप रखें या डेस्कटॉप रखें एटलीस्ट, कि आपके जो भी मतलब ज़रूरत पड़े आपको तो आप उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, हर चीज़ मोबाइल में नहीं पॉसिबल होती। ये डेटा एनालिसिस जो प्रोफेशनल्स का काम है, ये मोबाइल में कहाँ से है। बहरहाल हमने भी जब ये वीडियो वगैरह अपलोड की तो हमारे पास भी कमेंट्स आते हैं कि क्या ये एंड्रॉयड पे हो सकता है। कोई नहीं हो सकता एंड्रॉयड। ठीक है जी। कोई और सॉफ्टवेयर हो स्पेसिस के अलावा जो कि एंड्रॉयड पे काम करता हो तो उसका मुझे इल्म नहीं है। हमारा ये तो नहीं करता। ठीक है जी। अच्छा, हम चले जाते हैं अब, क्योंकि हमने वन सैम्पल टी टेस्ट को अंडरस्टैंड कर लिया। वन सैम्पल टी टेस्ट के बाद हम कंपेयर मीन्स में आगे चलते हैं इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। ठीक है जी। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट ये होता है कि जिसमें हम हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल हमारा जो होता है वो होता है कैटेगोरिकल वेरिएबल, जिसको हम ग्रुपिंग वेरिएबल भी कह सकते हैं, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास जो होता है वो इंटरवल या रेशियो स्केल पे होता है। इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि ऑन एवरेज दो ग्रुप सेम है या डिफरेंट, यानी कि दो ग्रुप्स का डेटा ऑन एवरेज सेम है या डिफरेंट। मिसाल के तौर पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई ओपिनियन अबाउट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ओपिनियन अबाउट इंटीग्रेशन चेक करना चाह रहा हूँ मैं। और ग्रुपिंग वेरिएबल ले लिया मैंने जेंडर, यानी जेंडर की बेस पे, यानी कि मेल और फीमेल। ऑन एवरेज मेल का भी वही ओपिनियन है इंटीग्रेशन के बारे में जो कि फीमेल्स का है, या डिफरेंट है या क्या है। ठीक है ना। तो ये मुझे करना है, तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ, क्योंकि जेंडर मेरे पास दो कैटेगरी है, मेल फीमेल, और दूसरा इंटीग्रेशन का लेवल है। तो अब इसको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क में कुछ भी नहीं करना आपको, डिफाइन ग्रुप करके जब ग्रुप वन लिखा हुआ वहाँ वन कर दें, ग्रुप टू लिखा हुआ वहाँ टू कर दें, और कंटिन्यू कर दें। ठीक है, और आप कर लें ओके। जैसे ही हमने कंटिन्यू कर लिया, ओके कर लिया, तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गया इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। इसमें हमारा क्लेम क्या होता है, इसमें हमारा क्लेम ये होता है कि जो ऑन एवरेज जो इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, या ओपिनियन अबाउट द इंटीग्रेशन ऑन एवरेज मेल और फीमेल का सेम है। तो हम इसका इसका नल हाइपोथेसिस इस तरह लिख सकते हैं कि द एवरेज opinion of male and female respondents regarding integration is same। ठीक है, या ये भी लगते हैं इज नॉट डिफरेंट। सेम या नॉट डिफरेंट एक ही बात होती है। ठीक है ना। तो इस सेम कर लें या नॉट डिफरेंट कर लें, एक ही बात होती है। इसका क्या मतलब है कि
इसका मतलब ये हो गया कि म्यू ऑफ मेल इक्वल्स टू म्यू ऑफ फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का मीन जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि नॉट डिफरेंट कह रहे हैं हम, तो मीन दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस, इसको हमने चेक किया यहाँ पर एसपीएसएस में, देखिए हमने चेक किया इसको। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सबसे पहले तो भाई इसके अंदर दो टेबल आते हैं। पहला वाला टेबल है ग्रुप स्टैटिस्टिक्स का, इसको समझना है। मेल कितने हैं हमारे रिस्पोंडेंट, 22 हैं, फीमेल हमारे 48 रिस्पोंडेंट्स हैं। मेल जो 22 है उनका ऑन एवरेज कितना आ रहा है, 3.67 आ रहा है, जबकि फीमेल का कितना आ रहा है ऑन एवरेज 3.47 आ रहा है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, कि हमने ये देखना है कि ये देखिए मीन दोनों करीब करीब आ रहा है, ठीक है, यानी कि देखने से तो लग रहा है कि इतना कोई बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नो डिफरेंस हमारा क्या है, नल हाइपोथेसिस है, ठीक है जी। नल हाइपोथेसिस को अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा इसके अंदर लेविन्स टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। तो लेविन्स टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस को जब हम देखते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर सिग वैल्यू कितनी है, 0.000, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0.005 से कम है, हाँ भाई ये वैल्यू 0.05 से कम है, यस कम है। 0.05 से अगर ये वैल्यू कम है तो हम क्या करेंगे कि इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम में देखेंगे, ठीक है। ये अगर 0.00 से कम है तो हम नीचे वाली रो में देखेंगे, अगर ये 0.00 से ज़्यादा है तो हम ऊपर वाली रो में देखेंगे डेटा, ठीक है। पहला इसका लेविन्स टेस्ट ऑफ इक्वालिटी का क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे हमें क्या करना है, आगे हमें सिग वैल्यू देखनी है 0.000, ठीक है। हमें कहाँ देखना है, नीचे वाली में देखना है। नीचे वाली में हमने देखा ऊपर भी आ रही है नीचे भी आ रही है, कौन सी देखेंगे, नीचे वाली। 0.000 लेस देन 0.05 है तो इसका क्या मतलब है, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये 0.05 से कम है, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है भाई, नल हाइपोथेसिस क्या है कि डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। इसको जब हमने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो गया कि भाई जो है ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि ये दोनों जो है वो डिफरेंट है, देखने से करीब करीब लग रही है लेकिन स्टैटिस्टिकली दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन रिगार्डिंग इंटीग्रेशन फॉर मेल एंड फीमेल रिस्पोंडेंट्स, ठीक है जी। जाहिर सी बात है कि एक क्लास में इसका इंसान जो है वो चैंपियन तो नहीं बन जाता, लेकिन बहरहाल ये कि हमारे पास ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर के अंदर ऑनलाइन होना एक फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है इसका कि ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो जाता है तो आप इसको बार बार देख सकते हैं, जितनी बार चाहें आप इसको रन करें देखें। इसके अलावा मैंने इसके अपने यूट्यूब के ऊपर भी अलग से इसके जो है वो वीडियोस भी मौजूद है मेरे पास, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वहाँ से भी आप जो है वो वीडियोस देख के भी सीख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमने जो है वो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी कर लिया, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में भी दो वेरिएबल थे हमारे पास, और जब हमने वन सैंपल टी टेस्ट किया था तो उसमें हमारे पास जो है वो एक वेरिएबल था। एनालाइज कंपेयर मीन्स वन सैंपल टी टेस्ट में एक वेरिएबल को ही चेक किया था, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में दो वेरिएबल। तीसरा हमारे पास जो वो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में ये होता है कि हम कोई जेंडर की बेस पे या किसी और कैटेगरीज की बेस पे डिफरेंसेस को चेक नहीं करते, बल्कि दो अलग अलग वेरिएबल्स की हम एवरेज को चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी क्या ऑन एवरेज सेम जो है ना, उनकी एवरेज सेम है, एवरेजेस सेम है। इंटीग्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी की एवरेजेस स्टैटिस्टिकली सेम है, ठीक है ना, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। तो वेरिएबल वन में मैंने डाल दिया इंटीग्रेशन, वेरिएबल टू में मैंने डाल दिया फ्लेक्सिबिलिटी। एक ही पेयर चेक कर रहा हूँ, मजीद पेयर चेक नहीं करना, ज़रूरत भी नहीं है, ओके कर दिया मैंने, ठीक है जी। पेयर सैंपल टी टेस्ट की मेरे पास वैल्यू हो गई। इसमें इंटीग्रेशन का मीन कितना आ रहा है, 3.53 आ रहा है, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी का मीन कितना आ रहा है, 3.86।
ठीक है जी। पेड कोरिलेशन भी इसके अंदर आ रहा है, कोरिलेशन 0.41 है, इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, बहरहाल ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। अब हमें चेक करना है फॉर एग्जांपल जो है वो पेड सैंपल टी टेस्ट को। पेड सैंपल टी टेस्ट को चेक करने में क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि भाई ये दोनों इक्वल है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है कि इंटीग्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी का मीन इक्वल है स्टैटिस्टिकली, ठीक है राइट। अगर हमने इसको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सिग वैल्यू देखेंगे, एंड में आती है इसकी 0.000 आ रही है जो कि 0.05 से कम है, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों में जो है वो डिफरेंस मौजूद है, दोनों इक्वल नहीं है, रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस। यानी कि 0.05 से वैल्यू कम होगी सिग की तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जब 0.05 से सिग की वैल्यू कम होगी, इसको पी वैल्यू कहते हैं, पी वैल्यू जब 0.05 से कम होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि इसका नल हाइपोथेसिस कौन सा है। नल हाइपोथेसिस मैंने आपको बनाना सिखाए हुए हैं, ऑल्टरनेट भी मैंने आपको बनाना सिखाए हुए हैं, राइट। तो जब ये 0.05 से कम होगी हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। इसके अंदर नल हाइपोथेसिस ये है कि इंटीग्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी का मीन जो है वो सेम है। इंटीग्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी का अगर सेम है मीन हमने ये नल हाइपोथेसिस किया हुआ, यहाँ पर सिग्निफिकेंस की वजह से हमें लग रहा है कि ये जो है वो रिजेक्ट होगा। जब ये रिजेक्ट होगा तो उसका क्या मतलब होगा कि असल हमारा डिसीजन क्या आया, क्लेम तो हमारा था कि दोनों सेम है, लेकिन असल इसकी बेस पे हमारा डिसीजन क्या है कि इंटीग्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी की जो ऑन एवरेज जो मीन्स हैं वो क्या है, वो ऑन एवरेज जो है वो डिफरेंट है। ओके जनाब, तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को जो है वो पेड का भी और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का भी जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो ये हमने जो है वो यहाँ तक रन कर लिया है, राइट। इसके आगे अब हम चलते हैं, इसके आगे हमने जो है वो अब करना है अनोवा, वन वे अनोवा को भी हम कर लेते हैं। वन वे अनोवा हमारे पास है, वन वे अनोवा पे मैं क्लिक करता हूँ। वन वे अनोवा एक्चुअल में क्या होता है, वन वे अनोवा भी हमें मीन डिफरेंसेस ही बताता है, जिस तरह हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज, कि कैटेगरीज की बेस पे मीन डिफरेंट है या नहीं है। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जब हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है हमारा, उसमें ये होता है कि जो कैटेगोरिकल वेरिएबल उसमें दो कैटेगरीज होती है, ठीक है ना। जैसे कि हमने वहाँ पर जेंडर ही लिया था, दो कैटेगरीज की ही पॉसिबिलिटी थी जब हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लिया था। एक मरतबा आपको मैं दिखा देता हूँ, एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो यहाँ पर हम जब ग्रुपिंग वेरिएबल लेते हैं तो इसमें दो कैटेगरीज ही होनी चाहिए, दो से ज़्यादा कैटेगरी वाला वेरिएबल हम इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने इसको अगर हटा के क्वालिफिकेशन लगाया तो आपको पता है कि क्वालिफिकेशन में हमारे पास कितनी कैटेगरीज थी, 5 कैटेगरीज थी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। अगर डिफाइन ग्रुप करूँगा तो ग्रुप 1 ग्रुप 5 का नहीं आएगा, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके लिए हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि अगर जब आपके पास ऐसा कैटेगोरिकल वेरिएबल हो जिसमें 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हों तो आपको जो है वो फिर क्या करना है, इंडिपेंडेंट सैंपल की टेस्ट आप नहीं लगा सकते, लिमिटेशन है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लगाएंगे वन वे अनोवा। अब आप कहेंगे कि भाई जब वन वे अनोवा मौजूद है तो फिर हमें इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की क्या ज़रूरत है। तो देखिए ये अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने अलग अलग ये डेवलप किए हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिशियंस ने। तो इसलिए जिस वक्त उसकी सिर्फ यूटिलिटी थी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की तो वो चलता था। फिर इसके बाद जब मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो और नए नए इसके अंदर जो है वो टेस्ट आना शुरू हो गए। तो वन वे अनोवा ही बेसिक है, इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, टू वे अनोवा भी होता है वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम वन वे अनोवा तक अपना स्कोप जो है वो लिमिटेड रखेंगे। तो वन वे अनोवा इसका भाई हमें सीखना है। अब मैं कहता हूँ कि भाई इंटीग्रेशन डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। जिन लोगों की क्वालिफिकेशन ज़्यादा है या कम है उसकी बेस पे इंटीग्रेशन की का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। तो फैक्टर में मैं क्या रख दूंगा, फैक्टर में मैं रख दूंगा क्वालिफिकेशन, ठीक है जी।
और डिपेंडेंट लिस्ट के अंदर मैं रख दूंगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिपेंड करती है क्वालिफिकेशन के ऊपर। मैंने ये कर दिया, ओके कर दिया। वन वे अनोवा का जब मैंने देखा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है सी की वैल्यू आ रही है 0.93। ये क्या है, इसका नल हाइपोथेसिस क्या था, इक्वल है यानी कि, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन इसमें इक्वल है। ठीक है जी। तो मींस के जब इसके अंदर क्वालिफिकेशन इक्वल है तो सॉरी इसके अंदर सॉरी यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन अगर इंटीग्रेशन इक्वल हमने रखी हुई है नल हाइपोथेसिस में, तो सिक की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आ रही है, 0.05 से जब कम होती है तो हम कहते हैं कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये 0.05 से ज़्यादा आ रही है तो हम कहेंगे वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि on the basis of qualification the opinion of the respondent regarding the integration is same। कि भाई इंटीग्रेशन लेवल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन हमारे रिस्पोंडेंट्स के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। कोई भी क्वालिफिकेशन हो, क्वालिफिकेशन भले उनकी चेंज हो रही है लेकिन इंटीग्रेशन के बारे में सबका ओपिनियन ऑन एवरेज सेम ही है। ठीक है जी। तो ये है हमारा क्या कहते हैं, अनोवा। देखिए अनोवा में हमारे पास एक ही टेबल जनरेट होता है। सही है स्टूडेंट्स। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आपको तो आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, मुझे सिर्फ एक सेकेंड दीजिएगा प्लीज। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी। ठीक है, तो हमने वन वे अनोवा तक कवर कर लिया है और अब हमारे पास तकरीबन 7-8 मिनट बाकी हैं। तो इसमें मैं आपको कोरिलेशन का बताता हूँ। रिग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर तो शॉर्ट है, उसको एक्सप्लेन करना लंबा होता है, उसमें काफ़ी रिजल्ट्स आते हैं। तो हम कोरिलेशन को इसमें समझ लेते हैं। कोरिलेशन भी एनालाइज में जाके कोरिलेट, ठीक है ना, बाईवेरिएट ही समझेंगे हम, बाईवेरिएट को रिलेशन। तो हमारे पास जो है मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इंटीग्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी,
मैं इसका कोरिलेशन चेक करना चाह रहा हूँ, मैंने कोरिलेशन चेक किया, दोनों को लिया, पियर्सन रखा, ट्रू टेल रखा, फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन ओके कर दिया। यहाँ पर अगर देखा तो उसका कोरिलेशन कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी का कोरिलेशन है 0.14 और 0.2। ठीक है, ये हमने सिंगल किया है, मल्टीपल कोरिलेशन नहीं किया है हमने। ठीक है जी, सिंगल कोरिलेशन किया है। मल्टीपल कोरिलेशन में आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, और इसको किस तरीके से इसके रिजल्ट को रीड करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट मैं ये कि मैं आप लोगों की जो है वो अटेंडेंस मार्क कर लूँ। ठीक है जी, तो काइंडली थोड़ा सा फोकस कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूँ। लास्ट क्लास हमारी हुई थी 31 को हुई थी, और आज है आपका 7 जून। जी, तो अब्दुल वहाब अवेलेबल है? प्रेजेंट सर। ओके, अब्दुल हई? प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान? अब्दुल रहमान नहीं है। अच्छा जी, अली ज़ेब, एहसन नियाज, एहसन नियाज, अली ज़ेब, अमीर माविया, आसिफ हुसैन, अतीका, प्रेजेंट सर। आयशा कंवल, बाबर अली, बाबर अली अब्बासी। ये आयशा कंवल और आयशा आरिफ एक ही है ना? स्टूडेंट्स? यस सर। जी, ये एक नाम रख लो अपना भाई। अच्छा जी, बाबर अब्बासी नहीं है। अच्छा जी, फैसल सुल्तान, फरहाद, फरहाद अली, फिजा, फरहाद अली नहीं है, फिजा नहीं है। ठीक है, हमना कंवल, हसीब अहमद, हजीफा, हुमेरा कंवल, जलाल, ठीक है, खुर्रम सईद। सर। जी जी, जलाल लगा दिए। खुर्रम सईद, खुर्रम सईद जो है वो मेरा था तो सही अवेलेबल क्लास में। कौसर, यस सर। माज, माजिद हुसैन, माजिद हुसैन भी अवेलेबल था। मरीना, मरीना नॉट है। महक नाज अवेलेबल थी। प्रेजेंट सर। मोमना अमानुल्लाह, मोहम्मद आशिर, मोहम्मद उमेर,
कंदील। Present, sir. ओके ठीक है कंदील। सरमत, शीरीन, जोहरा। ओके जी। तो ठीक है जी, बाकी जो स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं हैं तो उनको मैंने एब्सेंट मार्क कर दिया। तो आज की क्लास का थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, रिव्यू दे देता हूँ कि जी आयशा आरिफ आपकी लगा दी प्रेजेंट। अच्छा जी, तो मैं आपको रिव्यू देता हूँ। आज हमने स्टार्ट किया था कि हम जो है वो यानी कि किस तरह से एसपीएसएस पे डेटा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एसपीएसएस का इंटरफेस दिखाया। इसके बाद एसपीएसएस के इंटरफेस में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वेरिएबल व्यू और जो है वो डेटा व्यू कैसा होता है, उसके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। वेरिएबल व्यू पे वेरिएबल्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वो न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक है, इसका लेबल किस तरह बताते हैं, इसके अंदर हम वैल्यूज़ किस तरह डिफाइन करते हैं, ये भी हमने कर लिया था आज के इसमें। इसके अलावा जो है वो हमने जो है वो इसके अलावा जो है वो हमने ये भी आपको बताया कि इसके अंदर डेटा की फ़ाइल और आउटपुट की फ़ाइल डिफरेंट होती है। तो वो एक मरतबा से मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर करके एक मरतबा दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए कि देखिए ये जो है ये हमारी डेटा फाइल है। स्क्रीन शो हो रही है ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है ना? तो ये हमारी डेटा फाइल है और यहीं पे जब हम Yes, जाएंगे sir. तो देखिए बराबर में इसकी आउटपुट फाइल। तो ये जब तक हम सेव नहीं करेंगे ये आउटपुट फाइल सेव नहीं होगी। इसको आप फाइल को सेव कर दें या सेव एज कर देंगे तो ये आउटपुट फाइल सेव हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी टेबल वगैरह ग्राफ वगैरह हमने बनाए थे ये सारे सेव हो जाएंगे। अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो ये चले जाएंगे, आपको दोबारा से ये सारा जो भी हमने रन किया था ये सब हमें रन करना पड़ेगा। ठीक है ना? राइट, देखिए ये अच्छा खासा हमने चीज़ों को रन किया था तो ये सारा एक तरह से हमारे पास सेव हो जाएगा आउटपुट फाइल की सूरत में। तो आप इसको अलग से सेव करते हैं और जो आपकी डेटा फाइल होती है इसको भी आप जो है जब आपका डेटा कंप्लीट आपने डाल दिया होता है इसमें जो चेंजेस वगैरह किए तो इसको भी सेव लाजमी करें। अभी देखें मैंने अनटाइटल्ड ही रखा हुआ है क्योंकि मेरी अब आदत है तो ठीक है ना, मुझसे जो ज़्यादातर बंद भी नहीं होगी फाइल। लेकिन अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, अगर आपने गलती से फाइल बंद कर दी तो आपके लिए डेटा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा अच्छा खासा। इसलिए चीज़ों को सेव करना और ये सब चीज़ें लाजमी सीखें आप। ठीक है जी। तो ये था हमने फिर इसके बाद जो है वो इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें सीखी। इसके अंदर हमने डिस्क्रिप्टिव सीखे, इसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी सीखा, एक्सप्लोर सीखा।